नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, किंग्स एंड द किंगडम्स। देखिए, चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया और फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि वो कौन सी डायनेस्टीज थी जिनका राइज होता है 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि जो डायनेस्टीज थी, ये डायनेस्टी किस तरीके से रूल करते थे, इनका रूल करने का जो मॉडल था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो मॉडल था, वो किस प्रकार का था। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं लैंड ग्रांट और प्रशस्तीज को हम देखने वाले हैं। लास्ट में हम देखने वाले हैं कि जो रूलिंग डायनेस्टीज थी, जो अंपायर थे, जो किंगडम्स थे, ये किस तरीके से रिसोर्सेज के लिए आपस में लड़ते रहते थे, जिसमें हम ट्राइपाइट स्ट्रगल को देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से सुल्तान मोहम्मद अफ जो गजनी था, वो किस तरीके से हिंदुस्तान आया और उसने हिंदुस्तान के अंदर क्या किया, जिसकी वजह से उसको इतना ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर उसके बारे में इतना ज्यादा पढ़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ मैनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज आफ्टर द 7th सेंचुरी। देखिए, 7th सेंचुरी के बाद, पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद, देखिए गुप्ता पीरियड एंड होता है, गुप्ता पीरियड के बाद 7th सेंचुरी की स्टार्टिंग में बहुत सारी जो डायनेस्टीज हैं उनका डेवलपमेंट होता है हिंदुस्तान के अंदर। मैप नंबर जो ये 1 यहाँ पर आपको दिया गया है, इसके अंदर आपको वो डायनेस्टीज दी गई है सब कॉन्टिनेंट के अंदर जिनका राइज होता है 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के बीच। अब नाउ इस मैप को एक बार देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो बेसिकली ईस्ट वाला रीजन है, बंगाल वाला रीजन है, यहाँ पर पाला करके एक डायनेस्टी होती है जिसका राइज होता है। इसके अलावा नॉर्थ में बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी वो थी गुर्जर प्रतिहारा, और डेक्कन के इलाके और थोड़े से साउथ के इलाके में राष्ट्रकूटास की डायनेस्टी जो थी वो ज्यादा इनका जो है रूल चल रहा था। इसके अलावा अगर आप नीचे एकदम डाउन साउथ में आ जाए तो चेरास, पंड्याज एंड चोलास, इसके अलावा और छोटी छोटी डायनेस्टीज यहाँ पर मौजूद थी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप नॉर्थ वेस्ट चले जाए, नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर मुल्तान के अंदर अरब्स का रूल चल रहा था। ठीक है ना। सो अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं वो कौन सी डायनेस्टीज थी जिनका इमरजेंस होता है। ठीक है, नाउ द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और द वॉरियर चीफ्स इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। देखिए, 7th सेंचुरी के अंदर जब गुप्ता जो अंपायर था वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन के बाद बहुत सारे जो छोटे छोटे किंगडम्स है उनका राइज हुआ। इन छोटे छोटे किंगडम्स के अंदर कुछ छोटे छोटे लैंडलॉर्ड्स थे, कुछ छोटे और बड़े लैंडलॉर्ड्स थे जिनका राइज होता है। और ये जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, इनके अलावा वॉरियर चीफ्स का भी क्या होता है, राइज होता है सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक है, एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफ्टन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और द समर्स। देखिए, जो बड़े किंग्स होते थे ना, ये जो बड़े किंग्स होते थे, ये जो बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे, इनको अपना क्या बना लेते थे, सामंतास बना लेते, अपने जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं इनको बना लेते थे। मतलब ये जो किंग्स होते थे बड़े बड़े, इन किंग्स के अंदर जो बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं और जो वॉलेट चीफ्स होते थे बेसिकली, कि इनके अंदर काम किया करते थे। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता था, सबऑर्डिनेट्स या समंतास बोला जाता था। ठीक है, दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर द किंग्स और ओवरलॉर्ड्स। ये क्या क्या करे, जो समंतास होते थे अपने किंग को क्या दिया करते थे, गिफ्ट्स और कई बार गिफ्ट दिया करते थे। ठीक है, नाउ बी प्रेजेंट एट द कोर्ट एंड प्रोवाइड देम विद द मिलिट्री सपोर्ट। ये क्या होते थे, राजा का जो कोर्ट होता था उसके अंदर क्या होता था, ये प्रेजेंट होता था। राजा का जब भी दरबार लगता था तो राजा के दरबार में ये लोग हाजिरी दिया करते थे। और इसके अलावा ये राजा को क्या दिया करते थे, मिलिट्री सपोर्ट है, ये राजा को प्रोवाइड किया करते थे। ठीक है, नाउ एज सामंतास गेन्ड पावर एंड द वेल्थ दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज महासामंतास एंड महामंडलेश्वरा। ठीक है, देखिए, जब ये जो लैंडलॉर्ड्स होते थे कई बार क्या होते थे, पावरफुल बन जाते। जैसे सपोज कीजिए कोई जो किंग है, जो बड़ा किंग है, उसकी पोजीशन वीक होती थी तो क्या होता था, कई बार क्या होता था, ये जो लैंडलॉर्ड्स होते, छोटे लैंडलॉर्ड्स होते, ये अपनी पावर को गेन करने की कोशिश करते थे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते थे। जब भी ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ठीक है, ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ये पावर गेन करते थे तो अपने आप को कई बार टाइटल दे दिया करते थे। कई बार क्या टाइटल देते थे, महा सामंता का टाइटल दे दिया या महामंडलेश्वरा का टाइटल दे दिया। महामंडलेश्वरा जो टाइटल इसने दिया है, इसका मतलब क्या यहाँ पर बताया गया है, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ द सर्कल और द रीजन। मतलब एक रीजन या एक सर्कल का सबसे बड़ा जो लॉर्ड है उसे क्या बोला गया है, महामंडलेश्वर यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, समटाइम्स दे असिस्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ओवरलॉर्ड्स। कई बार ये क्या करते थे, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे, राजा से अलग होकर ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। मतलब ये है कि देखिए, कई बार क्या होता था, राजा जब वीक हो जाता था और ये स्ट्रांग हो जाते थे, ये अपने आप को क्या कर देते थे, इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे और राजा की जो सोवरेनिटी होती थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया। ठीक है, वन ऑफ सच इंस्टेंस वॉज दैट द राष्ट्रकूटास इन द डेक्कन। देखिए, राष्ट्रकूटास के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। राष्ट्रकूटास इन द डेक्कन इनिशियली दे वर द सबऑर्डिनेट टू द चालुक्य ऑफ कर्नाटक। देखिए, जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है इसका उदय होता है, ये राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी है
ये पहले जो है फ्यूडल लॉर्ड हुआ करते थे कर्नाटक के चालुक्यास के। ये कर्नाटक के चालुक्यास के फ्यूडल लॉर्ड थे। जब चालुक्यास की पावर कम होने लगी तो राष्ट्रकूट के जो फ्यूडल लॉर्ड थे, राष्ट्रकूट जो फ्यूडल लॉर्ड था, उसने अपने आप को क्या किया, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और एक नई डायनेस्टी की शुरुआत की जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी। नाउ इन द मिड 8th century, दंती दुर्गा राष्ट्रकूटा चित्त, दंती दुर्गा वो राष्ट्रकूटा चीफ है, ओवरथ्रू चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म्ड रिचुअल कॉल्ड हिरणागर्भ। देखिए ये जो दंती दुर्गा है, फाउंडर है किस किस डायनेस्टी का, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का। इसने क्या किया, जो चालुक्यन ओवरलॉर्ड था इसको हटाया और एक रिचुअल परफॉर्म किया, एक सेक्रीफाइस परफॉर्म किया, जिसे यहाँ पर क्या बताया गया, हिरण गर्भ। इसका मतलब क्या होता है, गोल्डन वॉर्म। ठीक है, व्हेन हिज रिचुअल वर परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ द, इसने जो ये रिचुअल परफॉर्म किया किसकी मदद से परफॉर्म किया, विद द हेल्प ऑफ द ब्राह्मणास, मतलब ब्राह्मण्स ने क्या करी, इसकी मदद करी इस रिचुअल को, सेक्रीफाइस को परफॉर्म करने में। ठीक है, इट वाज थॉट टू बी led to rebirth or of the sacrifice as क्षत्रिय, even he was not one by the birth। ऐसा माना जाता है कि जो दंती दुर्गा था, इसने ये यज्ञ इसलिए करवाया ताकि ये अपने आप को ब्राह्मण से ये घोषित करवा सके कि ये क्षत्रिय है, क्योंकि ये बाय बर्थ ये क्या नहीं था, क्षत्रिय। ऐसा माना जाता है कि बाय बर्थ जो दंती दुर्ग है वो क्षत्रिय नहीं था, लेकिन जब इसने ये हिरण गर्भ वाला यज्ञ करवाया तो उसके बाद ऐसा माना गया कि इसका रीबर्थ हुआ है और अब ये क्षत्रिय हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं क्षत्रिय नहीं रहा होगा। तो अगर ब्राह्मण ऐसा सेक्रीफाइस करते थे, ऐसा यज्ञ परफॉर्म करने में राजा की मदद करते थे, तो उसका जो बेसिकली उसका जो वर्ण है वो भी चेंज हो सकता था। यहाँ पर ऐसा बताने की कोशिश जो है वो की गई है। ठीक है, इन अदर केसेस मैन फ्रॉम द एंटरप्राइजिंग फैमिली यूज देयर मिलिट्री स्किल टू कार्व आउट किंगडम। कई बार क्या होता था, कोई एंटरप्राइजिंग फैमिली से, कोई अच्छी बड़ी फैमिली से है, तो अपने मिलिट्री स्किल्स दिखाकर, अपने मिलिट्री स्किल्स को इंक्रीज कर कर भी कई बार किंगडम बना लेता था, नया किंगडम जो था वो बना लेता था और किसी दूसरे किंगडम से अलग हो जाता था। ठीक है, फॉर इंस्टेंस द Kadamba, More Sarman, and the Gujjar Pratyahara Harichandra were Brahmins who gave up their traditional profession and took up the arms। देखिए यहाँ पर दो एग्जांपल दिए गए हैं। एक तो गुज्जर प्रत्याहारा जो किंग है हरिचंद्र, ये ब्राह्मण हुआ करता था, और इसके अलावा कदम्बा का यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया, ये ब्राह्मण हुआ करते थे अर्ली डेज में, अपने अर्ली डेज में ब्राह्मण थे और इन्होंने अस्त्र शस्त्रों को उठाया और उसके बाद ये क्या बन गए, ये बन गए क्षत्रिय। ये क्षत्रिय, इन्होंने अपने आप को क्षत्रिय में क्षत्रिय बना लिया और उसके बाद इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, रूल करना शुरू कर दिया। ठीक है, नाउ सक्सेसफुल एस्टैब्लिश्ड द किंगडम इन कर्नाटका एंड द राजस्थान रिस्पेक्टिवली। देखिए जो गुज्जर प्रतिहारा का जो किंग है, इसका नाम है हरिचंद्र बताया गया है, इसने राजस्थान के अंदर अपना जो रूल है उसको स्टैब्लिश किया। और जो यहाँ पे कदम्बा नाम का जो व्यक्ति बताया गया है, इसने अपना जो रूल है, अपना जो किंगडम है, ये कर्नाटका के अंदर स्टैब्लिश किया। नाउ अब देखते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था इन किंगडम्स के अंदर। ठीक है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किया जाता था। मेनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा धीराज, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, और त्रिभुवना चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ड्स है। कि कई बार क्या होता था, जब ये नए किंग्स बनते थे ना, ये नए किंग अपने आप के लिए अपने आप को पॉम्पस टाइटल दिया करते थे, बड़े बड़े जो टाइटल्स होते थे ये अपने आप को दिया करते थे। ठीक है, मतलब ताकि जो इनकी ख्याति है वो और ज्यादा उभर कर आए। तो क्या क्या टाइटल ये अपने आप को दिया करते थे, महाराजा धीराज जैसा टाइटल ये अपने आप को दिया करते थे। महाराजा धीराज का मतलब क्या है, ग्रेट किंग, मतलब बहुत बड़ा किंग, और ओवरलॉर्ड ऑफ द किंग। ठीक है, और इसके अलावा एक और टाइटल यहाँ पर बताया गया है, त्रिभुवना चक्रवर्ती। ठीक है, लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स, मतलब तीन युगों का, तीन वर्ल्ड का अपने आप को क्या बता रहा है, किंग बता रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स they often shared power with their samantas as well as association of peasant traders with the Brahmins। देखिए ये किंग जब बन जाते थे और अपने आप को टाइटल्स देते थे, तो सारी जो पावर होती थी इनके हाथ में ही नहीं होती थी। ठीक है, इनको इनको पावर सपोर्ट जो है वो नीचे से कौन दिया करते थे, इनके जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, जिनको यहाँ पर सामंताज बताया गया है, ये भी इनको सपोर्ट दिया करते थे, मिलिट्री सपोर्ट दिया करते थे। इसलिए जो होते थे ये अपनी पावर किसके साथ शेयर किया करते थे, इन सामंतास के साथ भी अपनी जो पावर है वो शेयर किया करते थे। इसके अलावा जो पावर के अंदर पावर को सपोर्ट करने के लिए जो लोग इसकी मदद किया करते हैं और जिनके साथ ये पावर शेयर किया करते हैं, वो थे एसोसिएशन ऑफ पीजेंट। ठीक है, पीजेंट का कोई ग्रुप हो सकता है, ट्रेडर्स हो सकते हैं, और ब्राह्मण्स की तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा वैल्यू थी उस दौर में। तो ब्राह्मण्स क्या है, ब्राह्मण्स का जो सपोर्ट है वो भी जरूरी था अगर आपको राजगद्दी पर बैठे रहना है। ठीक है, इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। देखिए अगर आपको बेसिकली क्या करना है, राज्य को चलाना है, तो रिसोर्सेज की भी जरूरत है। रिसोर्सेज को इनसे लिया जाता था, दैट इज फ्रॉम पीजेंट, कैटल कीपर्स, आर्टिशन हु वर ऑब्टेन परसुएडेड और कंप्लेंट टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस। बेसिकली इनसे बेसिकली जो
जो प्रोफेशन थे, ठीक है, किसी भी तरीके का जो प्रोफेशन है उसके ऊपर टैक्स लिया जाता है। जैसे आप किसान है तो किसान से टैक्स लिया जाएगा, आप कैटल कीपर्स हैं, आर्टिशियंस हैं, तो आपसे क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, या तो फोर्सफुली या आपकी अपनी मर्जी से आपसे क्या लिया जाता था, एक तरीके का टैक्स लिया जाता था, जिस टैक्स की वजह से आपकी जो गवर्नमेंट होती, राज्य की जो गवर्नमेंट होती थी वो चला करती थी, ठीक है। समटाइम्स दीज वर क्लेम्ड एज द रेंट ड्यू टू अ लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन्ड द लैंड। कई बार क्या होता था, इसे रेंट भी माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि जिस जिस जमीन पर आप खेती कर रहे हैं वो जो जमीन है वो आपके सामंत की है, आपके लॉर्ड की है, इसलिए आपको उस पर क्या देना होगा, जो रेंट है वो देना होगा। रिवेन्यू वर आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेडर्स, जैसे कि जो ट्रेडर्स होते हैं इनसे क्या लिया जाता है, रेवेन्यू दिया जाता है, मतलब एक तरीके का टैक्स जो है वो इनसे लिया जाता था। अभी यहाँ पे चोलास के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो बताया गया, इस फैक्ट को जानने की कोशिश करते हैं। इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलास who ruled in the तमिलनाडु, देखिए चोलास जो है वो तमिलनाडु के रीजन में रूल किया करते हैं, ठीक है। रेफर टू हैव मोर देन 400 टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स। देखिए जो ये चोलास थे ये रूल करता था तमिलनाडु के रीजन में, और ऐसा माना जाता है कि इनके दौर में 400 से अधिक जो है वो टैक्सेस इनके द्वारा लगाए गए थे इनकी प्रजा के ऊपर। इसलिए जो चोलास हैं इनका जो इनकी जो चोलास ने जो डेवलपमेंट किया वो काफी ज्यादा इफेक्टिव था, बहुत अच्छा जो डेवलपमेंट है चोलास ने इकोनॉमिक फील्ड में किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में किया। तो कहीं ना कहीं वो इसी वजह से पता लगता है कि इन्होंने बहुत ज्यादा टैक्सेस जो है वो अपनी प्रजा पर लगाए, और जब प्रजा पर टैक्सेस लगाए तो उससे बहुत ज्यादा पैसा मिला, उसी वजह से ये लोग जो है बहुत अच्छे टेम्पल्स बना पाए, बहुत अच्छे पैलेसेस बना पाए, ठीक है। नाउ द मोस्ट फ्रीक्वेंट मेंशन टैक्स इज वेटी। देखिए सबसे जो फ्रीक्वेंट टैक्स यहाँ पर मेंशन किया गया है उसको बताया गया है वेटी, टेकन फ्रॉम टेकन नॉट इन कैश बट फ्रॉम द फोर्स लेबर। देखिए वेटी जो नाम का टैक्स है ये एक तरीके का कोई टोकन टैक्स नहीं, मतलब आपको कोई पैसा नहीं देना है किसी को, ये एक तरीके का फोर्स लेबर है, मतलब आपको फोर्सफुली कहीं पर लेबर करवाया जाएगा, आपसे फोर्सफुली कहीं पर क्या करवाया जाएगा, काम करवाया जाएगा, ठीक है। एंड कदम, ठीक है, और लैंड रिवेन्यू, ठीक है। दे वर ऑल्सो देयर वो ऑल्सो टैक्स ऑन थ्रेचिंग द हाउस, बेसिकली छत के ऊपर, जो छत के ऊपर आप अगर आपने वो रूफ टाइप से डाली है ना, बालकनी टाइप से डाली, तो उसके ऊपर भी क्या होता था, कई बार टैक्स लग जाता था, ठीक है। नाउ द यूज ऑफ लैडर टू क्लाइंब ऑन पाल्म ट्री। देखिए अगर आपको पाम के ट्री पर चढ़ना है तो भी आपको क्या, अगर आप सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं पाम के ट्री पर चढ़ने के लिए तो भी आपको क्या देना होता था, टैक्स देना होता है, ठीक है। असेस ऑन सक्सेशन ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी। देखिए अगर आपको फैमिली प्रॉपर्टी पर सक्सेशन करना है, मतलब आपको अपनी पूर्वजों की जमीन, आपको अपने पूर्वजों की जमीन अब आपको मिलने वाले, तो आपको उसके ऊपर भी क्या देना होता था, टैक्स देना होता था, ठीक है। दीज रिसोर्सेज वर यूज्ड टू फाइनेंस द किंग establishment as well as was the construction of the temples। देखिए जो टैक्स लिए जाते थे ना राजा के द्वारा, इनसे क्या होता था, इनका जो राज्य होता था उसके जो खर्चे होते थे बेसिकली उनको पूरे किए जाते थे, ठीक है। राज्य का जो एक्सपेंडिचर है उसको फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं आपको पैसा चाहिए, तो उस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए ही राजा क्या होता था, टैक्स लगाया करता था। और जब ये राजा को टैक्स मिल जाता था तो उस राजा टैक्स से क्या करवाया करता, कई बार बड़े बड़े किले बनवाया करता था, ठीक है, टेम्पल्स बनवाया करता था, ठीक है। नाउ दे वर आल्सो यूज्ड टू फाइट वॉर्स, ठीक है। कई बार राजा क्या होता है, बड़ी बड़े युद्ध भी लड़ता था, और इन युद्धों से क्या होता था, देखिए इन युद्धों को लड़ने की एक बहुत स्पेशल वजह भी होती है। कई बार आपको लगता है कि युद्ध लड़ने की जो वजह होती है, कई बार क्या होता है कि युद्ध, लोग सोचते हैं कि युद्ध मतलब किसी की लैंड को कब्जाना, नहीं, देखिए हर बार किसी जमीन को कब्जाना ही किसी युद्ध का जो है वो मकसद नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर बताया गया है कि किस वजह से भी युद्ध लड़ा जाता था, ठीक है। विच वर इन द टर्न टू एक्सपेक्टेड लेड टू द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन फ्रॉम द प्लंडर एंड अक्रॉस द लैंड एज वेल एज द ट्रेड रूट्स। कई बार क्या होता था कि लैंड को इसलिए कब्जाया जाता था ताकि जो उस रीजन की जो वेल्थ है, उस रीजन की जो वेल्थ है उसको प्लंडर किया जा सके। सपोज कीजिए वहां पर यूज कर, जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनकी जो वेल्थ है, उनके पास पाए जाने वाला जो कीमती वस्तु है उसको क्या कर सके, लूट खसोट किया जा सके, उसको वहां से निकाला जा सके, ठीक है। और कई बार क्या होता था कि यहाँ के जो लैंड होते हैं, अच्छे लैंड होते थे, इसको एक्सेस किया जा सके, और जो ट्रेड रूट्स होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि जो ट्रेड रूट्स होते थे इन पर क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। देखिए अगर आप ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल कर लेते हैं तो ट्रेड रूट पर कंट्रोल करने की वजह से क्या होता है कि जो ट्रेडर्स वहां से जाते थे उन पर आप टैक्स कलेक्ट किया कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप टैक्स कलेक्ट करते हैं तो आपके रेवेन्यू में वो जो टैक्स है वो ऐड हो जाता है, और आप क्या कर सकते हैं, और एफिशिएंटली अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी वजहें होती थी युद्ध लड़ने की भी, ठीक है, सिर्फ यही वजह नहीं होती थी कि आपको लैंड ही कब्जाना है, इसके पीछे इकोनॉमिकल रीजंस भी कई बार हुआ करते हैं, ठीक है। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम द इनिशियल फैमिली। देखिए जो लोग इस रेवेन्यू को कलेक्ट किया करते थे आमतौर पर पीजेंट से या ट्रेडर से, ये जो लोग होते हैं कई बार इन्फ्लुएंशियल फैमिली से होते थे, मतलब बड़ी फैमिली से होते थे। कई बार राजा को कोई फ्यूडल लॉर्ड है उसकी फैमिली से कई बार ये जो लोग होते थे ये लोग आते थे जो रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे, ठीक है। एंड द पोजीशन वर
ऑफ्टन हेरिडिटरी, ये जो पोजीशन थी हेरिडिटरी, हेरिडिटरी का मतलब है कि राजा का जो बेटा है वही जो जो फ्यूडल लॉर्ड का बेटा है, वही फ्यूडल लॉर्ड का जो बेटा है वो दोबारा से क्या बनेगा, रेवेन्यू ऑफिसर बनेगा। ये जो बेटा है, इस बेटे का जो बेटा होगा वही दोबारा से क्या बनेगा, रेवेन्यू ऑफिसर बनेगा। ठीक है, दिस वाज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। ठीक है, आर्मी के अंदर जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे, यहाँ पर जो पोजीशन थी अब वो भी क्या हो चुकी थी, हेरिडिटरी हो चुकी थी। ठीक है, इन मेनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स और द किंग हैड हेल्ड दिस पोजीशन। कई बार क्या होता था कि जब सपोज कीजिए कोई किंगडम है, तो राजा के परिवार के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं, राजा का बच्चा होता है, राजा की बीवी होती है, राजा की बेटी होती है, राजा का दामाद होता है, तो राजा के ये जो रिलेटिव्स होते हैं, क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, इनको ही ये जो स्पेशल पोजीशंस होती थी ये दे दी जाती थी राजा के द्वारा। ठीक है, नाउ अब पढ़ते हैं प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट। प्रशस्ति के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रशस्ति का मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, मतलब आप किसी की तारीफ कर रहे हैं बढ़ चढ़कर। ठीक है, प्रशस्ति कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। देखिए, प्रशस्ति के अंदर जो डिटेल होती थी, वो जो डिटेल होती थी कई बार क्या होती थी, वो प्रॉपर तरीके से सही नहीं होती, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर प्रशस्ति के अंदर किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाता था। ठीक है, बट दे टेल अस हाउ द रूलर वांटेड टू represent themselves as the valiant and the victorious warriors for example। ठीक है, कई बार क्या होता है प्रशस्ति के अंदर राजा अपने आप को बहुत बड़ा बलवान बहुत शक्तिशाली राजा दिखाने की क्या करता था, कोशिश करता था। ठीक है, दीज वर कंपोज्ड बाय द लर्न्ड ब्राह्मण्स। ये किसके द्वारा बनाई जाती थी, तो विद्वान ब्राह्मण होते थे, लर्न्ड ब्राह्मण होते थे, एजुकेटेड ब्राह्मण होते थे, इनके द्वारा ये जो प्रशस्ति है इनको कंपोज किया जाता था। ठीक है, हु ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन। कई बार जो ब्राह्मण होते थे ये ओकेजनली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हेल्प भी किया करते थे। अब ये क्या प्रशस्ति का एक एग्जांपल यहाँ पर बताया गया। ठीक है, द अचीवमेंट ऑफ नागभट्टा। नागभट्टा जो है ये जो है गुज्जर प्रतिहारा किंग है, इनके बारे में यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की है, ये जानने की कोशिश करते हैं इनकी जो प्रशस्ति है इसके बारे में क्या बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। ठीक है, मैंने रूलर डिस्क्राइब द अचीवमेंट इन द प्रशस्ति, कि हम बहुत सारे जो रूलर होते हैं वो अपने अचीवमेंट को प्रशस्ति के थ्रू लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमने प्रशस्ति गुप्ता रूलर की जो प्रशस्ति थी लास्ट, गुप्ता रूलर समुद्रगुप्ता की जो प्रशस्ति थी लास्ट ईयर जो सक्सेस की बुक थी उसके अंदर हमने देखा था। ठीक है, ऑन प्रशस्ति रिटर्न इन द संस्कृत आर फाउंड इन द ग्वालियर मध्य प्रदेश डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट ऑफ द नागभट्टा प्रतिहारा किंग एज फॉलोज। देखिए, संस्कृत के अंदर एक ग्वालियर के अंदर मध्य प्रदेश में आपको नागभट्टा की एक प्रशस्ति मिलती है। उस प्रशस्ति के अंदर क्या बताया गया है नागभट्टा के बारे में, नागभट्टा क्या है, प्रतिहारा किंग है। ठीक है, गुज्जर प्रतिहारा किंग है। ठीक है, नाउ क्या बताया गया है यहाँ पर, द किंग्स ऑफ द आंध्रा सेम दास्तिन। ठीक है, द किंग ऑफ आंध्रा। ठीक है, आंध्रा के जो किंग थे, इसके अलावा सिंधावा के जो किंग थे यानी सिंध के जो किंग थे, विदर्भा पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, विदर्भा जो है महाराष्ट्र के एक पार्ट को विदर्भा कहा जाता है। ठीक है, कलिंगा पार्ट ऑफ कोस्टल उड़ीसा का जो पार्ट था उसको कलिंगा बताया जाता है। ठीक है, फेल बिफोर हिम इवन ही वाज अ प्रिंस। जब वो प्रिंस था, मतलब जब वो राजा नहीं बना था, जब वो क्राउन प्रिंस ही था, उसी वक्त के दौरान जो है इसने जो है जब भी इसके द्वारा जो आक्रमण किया गया तो ये लोग जो है फेल कर गए, मतलब ये लोग उनसे हार गए। ठीक है, ना ऐसा बताया गया नागभट्ट के बारे में। नागभट्ट जब प्रिंसी था तब इसने इन सारे रूलर्स को, यहाँ के जो यहाँ पे रूल करने वाले जो डायनेस्टीज थी यहाँ के रूलर्स को इसने क्या करा दिया, हरा दिया। ठीक है, ही वॉन ओवर चक्र युद्ध द रूलर ऑफ कन्नौज। इसने क्या है कन्नौज के जो रूलर थे उसको हराया। डिफीट द किंग ऑफ वंगा। ठीक है, वंगा बंगाल का एक पार्ट है, वहां के जो किंग थे उसको डिफीट किया। इसके अलावा अनर्ता द पार्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, मालवा मालवा जो मध्य प्रदेश का एक पार्ट है वहां का जो किंग था उसको हराया। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो रूलर्स थे उसको इसने जो है हराया। तो एक तरीके का प्रशस्ति है कि बताया गया है कि प्रिंस बनने से पहले इसने बहुत सारे लोगों को हराया और जब ये प्रिंस बन गया, ठीक है, उसके बाद इसने बहुत सारे लोगों को हराया। तो एक तरीके का काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ऑफ्टन किंग्स रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय द लैंड ग्रांट्स। कई बार क्या होता है जो किंग्स होते थे ब्राह्मण्स को क्या दिया करते थे, लैंड ग्रांट्स दिया करते थे। लैंड ग्रांट्स का जो मकसद होता था वो मकसद ये होता था ताकि एग्रीकल्चर जो है वो बढ़ सके। देखिए, अगर सपोज कीजिए लैंड है, ये लैंड है, इस लैंड के अंदर राजा जो है इस हिस्से में रहता है, राजा और राजा की जो प्रजा है वो इस हिस्से के अंदर रहती है, इस वाले हिस्से के अंदर रहती है। अभी जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है राजा के अंदर, ये पूरी तरीके से क्या है, इसके अंदर जंगल है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी लैंड है जो एग्रीकल्चर जहां पर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई एग्रीकल्चर नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। तो कोई व्यक्ति जो होता था कई बार इसके अंदर एग्रीकल्चर नहीं करता, तो राजा क्या करता था, कई बार लैंड ग्रांट दे दिया करता था इन ब्राह्मण्स को। तो ब्राह्मण्स को, सिर्फ ब्राह्मण्स को नहीं दिया करता था, और भी लोगों को दिया करता, लेकिन स्पेशली ब्राह्मण्स को। तो ब्राह्मण्स को सपोज कीजिए लैंड ग्रांट दे दिया जाता है राजा के द्वारा। अब सपोज कीजिए राजा ने जो है इस इलाके का लैंड ग्रांट दे दिया एक ब्राह्मण को। ठीक है, इस इलाके का एक लैंड ग्रांट दे दिया राजा ने ब्राह्मण को। तो अब जब इस इलाके में बहुत सारा फॉरेस्ट था, अब क्या किया जाएगा, इस लैंड के अंदर
ब्राह्मण को जब ये लैंड दिया जाएगा, लैंड ग्रांट के तौर पर दिया जाएगा, तो ऐसा माना जाएगा कि जो लैंड है इसके ऊपर अब टैक्स राजा के द्वारा इस जब भी लैंड ग्रांट दिया जाता था तो उस लैंड के ऊपर टैक्स आमतौर पर नहीं होता था। ठीक है, जब इस पर टैक्स नहीं होगा तो राजा को क्या होगा, बेनिफिट होगा। राजा को किस तरीके से बेनिफिट होगा, देखिए राजा क्या करेगा, यहाँ पर लैंड ग्रांट दे देगा किसी ब्राह्मण को। अब जब ब्राह्मण को लैंड ग्रांट दे दिया गया है, ब्राह्मण क्या करेगा, इसके ऊपर खेती करेगा, इसके ऊपर खेती करेगा तो राजा क्या करेगा, इसको जो ब्राह्मण यहाँ पर खेती करेगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो लैंड है ये एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा राजा को इनडायरेक्टली। इसलिए भी कई बार क्या होता था, लैंड ग्रांट दिया जाता था। ठीक है, दीज वर रिकॉर्डेड ऑन द कॉपर प्लेट। देखिए जब भी कभी लैंड ग्रांट दिया जाता था उस लैंड ग्रांट को रिकॉर्ड भी किया जाता था, उसका एक अकाउंट भी होता था। तो ये लैंड ग्रांट को किसके ऊपर लिखा जाता था, कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड ग्रांट। जो कॉपर का जो कॉपर प्लेट होती है उस व्यक्ति को दी जाती थी जिसको ये लैंड ग्रांट दी जाती है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर एक व्हाट वाज गिवन विद द लैंड। देखिए लैंड, जब लैंड दिया जाता था ग्रांट के तौर पर तो उसके साथ साथ क्या और दिया जाता था ये बताया गया है, और लैंड के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। लैंड ग्रांट जब दिया जा रहा है तो उस लैंड का डिमार्केशन किस तरीके से किया गया है वो यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो ये जो लैंड ग्रांट की जो आपको यहाँ पर ये जो पैराग्राफ में लैंड ग्रांट के बारे में बताया गया है, ये चोलास ने एक लैंड ग्रांट दिया है किसी व्यक्ति को। तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि चोलास ने जब उस व्यक्ति को सबसे पहले लैंड लैंड दिया तो उस व्यक्ति ने क्या किया, पहले उसको डिमार्केट किया और उसके चारों ओर जो है वो बाढ़ बनाई। एक तरीके से बाढ़ मतलब समझते हैं ना आप, कि चारों ओर से उसको बाउंड्री, उसकी चारों ओर बाउंड्री बना दी थॉर्नी बुशेस से। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, उसने वहां पर उस तरीके से बाउंड्री बना दी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या है, ठीक है, दिस इज व्हाट द लैंड कंटेन। लैंड के अंदर क्या क्या है, ठीक है, फ्रूट बेयरिंग ट्रीज है, वाटर है, ठीक है, लैंड है, गार्डन एंड ऑर्चार्ड्स है, ट्रीज है, वेल्स है, ओपन स्पेस है, पास्चर लैंड है, अ विलेज है, एंड हिल्स है, प्लेटफॉर्म्स है, कैनाल्स है, डिचेस है, रिवर्स है, सीड लैंड्स हैं, टैंक्स हैं, ठीक है, ग्रीनरीज हैं, फिश पॉन्ड्स हैं, बिहाइव्स हैं, एंड डीप लेक्स हैं। यहाँ पर अगर जब लैंड दिया जाता है तो उस लैंड के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं सब एक प्रशस्ति के अंदर, बेसिकली प्रशस्ति तो नहीं बोलेंगे, एक अकाउंट के अंदर बेसिकली इसको लिखा जाता है। ठीक है, ही ऑल्सो रिसीव द लैंड, ही हु रिसीव द लैंड कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट। देखिए जिस व्यक्ति को लैंड दी गई है, अगर वो किसी व्यक्ति को इसके अंदर खेती करने को बोलता है या उसके अंदर वहां पर कोई व्यक्ति खेती कर रहा है तो उस लैंड के अंदर वो क्या कर सकता था, टैक्स कलेक्ट कर सकता था उस व्यक्ति से। ठीक है, ही कैन ऑल्सो कलेक्ट टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द जुडिशियल ऑफिसर एज द फाइन्स, द टैक्स on the betel leaf, that on the woven cloth as well as on the battle। देखिए जो राजा के जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा जो भी टैक्स लगाए जा रहे हैं वो भी ये व्यक्ति अपने अपने लैंड ग्रांट के अंदर रहने वाले लोगों से क्या कर सकता था, कलेक्ट कर सकता था। वो किसी भी टाइप का जो टैक्स होता था वो हो सकता था। ठीक है, नाउ अब आ जाता है हम इस पैराग्राफ पे। ठीक है, unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of the king who ruled over the Kashmir। देखिए अभी कश्मीर का एक किंग था, कश्मीर में रूल करने वाले किंग्स के बारे में एक पोएम मिली है संस्कृत की जिसको लिखा गया है, एक ऑथर है जिनका नाम है कल्हन। कल्हन के द्वारा बेसिकली एक किताब लिखी गई जिसमें कश्मीर के रूलर्स के बारे में लिखा गया है। ठीक है, ही यूज्ड वैरायटी ऑफ सोर्सेस। ठीक है, इसने बहुत सारे सोर्सेस का यूज किया ये किताब लिखने के लिए। अब किस किस चीजों का इस्तेमाल किया इसने, इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन का यूज किया इसने, डॉक्यूमेंट्स का यूज किया, आई विटनेस अकाउंट्स का यूज किया। ठीक है, मतलब जो उसने देखा उसके बारे में भी उसने लिखा। ठीक है, एंड द अर्लियर स्टोरीज टू राइट दीज अकाउंट्स। ठीक है, अनलाइक राइटर्स ऑफ द प्रोसेस, देखिए जिस तरीके से जो प्रोसेस के राइटर होते हैं जो तारीफ ही लिखा करते थे राजा की, ही was often critical about the rulers and their policies। वो क्या थे, क्रिटिकल थे रूलर्स की पॉलिसीज के बारे में, मतलब रूलर की जो रियल पॉलिसीज थी उन्हीं के बारे में वो लिखा करते थे। मतलब उसके हार्म क्या है, उसकी लाभ क्या है, उसकी हानि क्या है, उसके लॉसेस क्या है, उसके प्रॉफिट क्या है, ये सब चीजों के बारे में उन्होंने लिखने की यहाँ पर कोशिश की है। ठीक है, नाउ आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वेलफेयर फॉर द वेल्थ। ठीक है, वॉरफेयर फॉर द वेल्थ। ठीक है, नाउ you may have noticed that each of these ruling dynasties were based on the specific reason। देखिए जो रूलिंग डायनेस्टीज थी ये किसी स्पेसिफिक रीजन के ऊपर, स्पेसिफिक रीजन के ऊपर ही बेसिकली रूल किया करती थी। एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर इनकी जो डायनेस्टी होती थी, इनकी जो किंगडम होता था वो रूल किया करता था। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल ओवर अदर एरिया। से कई बार क्या करते थे कि अपने एरिया में तो ये रूल कर ही रहे हैं, इसके अलावा ट्राई करते हैं किसी तरीके से दूसरा इलाका है इसको भी कब्जा लिया जाए। ठीक है, नाउ अब देखिए one particularly praised the area
वाज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। देखिए कन्नौज के इलाके को कब्जा करने की हमेशा से होड़ रही है, ठीक है। नाउ देखिए फॉर सेंचुरीज रूलर बिलोंगिंग टू गुज्जर पटियाला राष्ट्रकूटा पल्लवा डायनेस्टी फॉर द कंट्रोल ओवर द कन्नौज। देखिए ये तीनों डायनेस्टीज थी ना, गुज्जर प्रतिहार, देखिए जो गुज्जर प्रतिहार थे बेसिकली आज मॉडर्न डे राजस्थान के इलाके में रूल किया करते थे, ठीक है। जो पालास थे, मैंने आपको पहले ही बताया पालास कहाँ पर रूल किया करते थे, बंगाल का जो इलाका है, ठीक है, ईस्ट में जो बंगाल का इलाका है उसके इर्द गिर्द ये लोग रूल किया करते थे। और जो राष्ट्रकूटास थे ये डेक्कन के इलाके में आमतौर पर रूल किया करते थे, ठीक है। तो ये तीनों डायनेस्टीज थी, जब इन तीनों डायनेस्टीज का टाइम पीरियड चल रहा था एक साथ में, तो तीनों डायनेस्टीज थी ट्राई करती थी किसी तरीके से कन्नौज के जो इलाका है उस पर कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि कन्नौज का जो इलाका है बेसिकली बहुत ज्यादा फर्टाइल रीजन हुआ करता है कन्नौज का, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए बिकॉज देयर वाज थ्री पार्टीज इन द लॉन्ग रन कॉन्फ्लिक्ट हिस्टोरियंस ऑफ्टन डिस्क्राइब इट एज ट्राइफाइड स्ट्रगल। देखिए ये तीनों डायनेस्टी जब एक दूसरे के साथ लड़ रही थी ना, तो हिस्टोरियंस ने इसको किस नाम से, क्या नाम दिया इसे, हिस्टोरियंस ने इसको डिस्क्राइब किया एज ट्राइफाइड स्ट्रगल। ट्राइफाइड स्ट्रगल इसे यहाँ पर बोला गया है हिस्टोरियंस के द्वारा, ठीक है ना। रूरल आल्सो ट्राइड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेंपल। देखिए रूलर्स अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कई बार क्या करते थे, बड़े बड़े मंदिर बनाए, ठीक है ना। अब आप आगे पढ़ो, इसी चैप्टर में आप आगे पढ़ो कि चोला जो राजा थे, राजराज और राजा राजावन के द्वारा किस तरीके से बड़े बड़े जो टेम्पल्स हैं, खूबसूरत जो टेम्पल्स हैं बेसिकली वहां पर बनाए गए, ठीक है। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अदर किंगडम्स दे ऑफ्टन चूज टारगेट टेम्पल्स which were sometimes extremely rich। देखिए कई बार क्या होता था, जब जो बड़े राजा होते थे, ये राजा क्या करते थे, बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे। अब बड़े मंदिर बनवाए हैं, इस मंदिर के अंदर बहुत सारी खूबसूरत जो मूर्तियां होती थी, आमतौर पर यहाँ को बहुत सारे डोनेशन भी यहाँ पर मिल जाते थे, बड़े बड़े डोनेशन भी इन राजाओं को मिलते थे इन मंदिरों के नाम पर, ठीक है। मंदिरों को बहुत सारे डोनेशन भी मिलते थे, तो जो मंदिर होते थे बहुत ज्यादा रिच हो जाते थे। रिच हो जाते थे मतलब इनके अंदर बहुत सारा जो होता था, आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती थी। मंदिर की जो इकोनॉमी होती थी, मंदिरों के पास जो होता था बहुत सारा पैसा होता था, ठीक है। तो कई बार जो दूसरे राजा होते थे वो ट्राई करते थे किसी तरीके से दूसरे किंगडम का जो मंदिर है उसको कब्जा किया जा सके, उसको उसको लूट खसूट किया जा सके, ताकि क्या हो सके, वहां की जो वेल्थ है वो अपने रूल के अंदर वो ले सके, अपने का जो रिवेन्यू है वो अपने खजाने में जो है उसको डिपॉजिट करवा सके, ठीक है। इसलिए मंदिर तोड़ने का, देखिए जब भी हिंदू जो रूलर्स हैं वो मंदिर एक दूसरे रूलर के जो हिंदू मंदिर है वो इसलिए तोड़ा करते थे क्योंकि वहां से उनको रिसोर्सेज की प्राप्ति होती थी, ठीक है। वन सच रूलर इज मोहम्मद ऑफ गजनी। देखिए मोहम्मद ऑफ गजनी जो अफगानिस्तान का रूलर था, ही रेडेड सब कॉन्टिनेंट सब 17 टाइम्स फ्रॉम 1000 टू 1025। देखिए जो रूलर है गजनी का, अफगानिस्तान में जो गजनी का रूलर है मोहम्मद, जिसका नाम यहाँ पर बताया कि इसने सब कॉन्टिनेंट को रेड किया 17 टाइम, ठीक है। हजार हजार से लेकर 1025 के बीच में, ठीक है, 1025 के बीच में इसने क्या किया, रूल इस 17 बार हिंदुस्तान को रेड किया, ठीक है। इसने हिंदुस्तान को लूटने की कोशिश की और ये कामयाब भी रहा इसमें, ठीक है। विद द religious motive. He target were his targets were wealthy temples, including that of the Somnath। देखिए इसका जो सबसे इसने जो टारगेट किया वेल्दी टेम्पल्स को टारगेट किया, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल था वो था सोमनाथ, ठीक है। गुजरात का जो गुजरात में सोमनाथ का जो टेम्पल है सबसे वेल्दी टेम्पल जिसे माना जाता है उस दौर का, इसको उसने लूटा, ठीक है। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड अवे was used to create splendid capital city of the गजनी। इसने यहाँ से हिंदुस्तान से जो भी वेल्थ को यहाँ से लेकर गया, उसने क्या किया, वहां जाकर गजनी जाकर इसने क्या किया, अपनी कैपिटल सिटी को खूबसूरत बनाने में उस पैसे का इस्तेमाल किया, ठीक है। नाउ अब देखिए यहाँ से क्या लिखा गया है, अदर किंग्स who engaged in the warfare include the चमानास लेटर नोन एज चौहान। देखिए इसके अलावा जो किंग्स थे जो इंक्लूड रहे वॉरफेयर के अंदर, उनको यहाँ पर क्या बनाया गया है, चौहानास बताया गया, ठीक है। चहामनास बताया गया है। इन चहामनास को हम क्या बोलते हैं, चौहान्स बोलते हैं। आज के दौर में, बाद के दौर में इनको क्या कहा गया, चौहान्स बोला गया। और ये कहाँ पर रूल करते हैं, दिल्ली और अजमेर के आसपास वाले रीजन में ये रूल किया करता था, ठीक है। दे वर अटेम्प्टेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट। इन्होंने ट्राई किया किसी तरीके से अपना कंट्रोल है वेस्ट और ईस्ट की तरफ बढ़ाया जा सके, ठीक है। नाउ where they were opposed by the चालुक्यास of गुजरात, ठीक है। इनको वेस्ट के अंदर कौन बेसिकली वो करते हैं, अपोज करते हैं, चालुक्यास अपोज करते हैं गुजरात के जो चालुक्यास है। और गधावलास ऑफ द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो गधावलास डायनेस्टी थी, गधावलास किंगडम था, वो इनको क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। फेमस जो चौहान रूलर है उसका यहाँ पर नाम बताया गया है पृथ्वीराज 3। पृथ्वीराज चौहान का नाम आपने सुना होगा, ये वही पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है।
इनका रूल कितने के बीच था, 1068 से लेकर 1092 तक इनका रूल था। ठीक है, इन्होंने अफगान रूलर को डिफीट किया। अफगान किस रूलर को डिफीट किया इन्होंने, सुल्तान मोहम्मद गौरी को इन्होंने 1191 के अंदर डिफीट किया पहली बार। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इसको जिंदा छोड़ दिया। लेकिन जब इन्होंने इसको जिंदा छोड़ा उसके बाद दोबारा ये हिंदुस्तान आता है 1192 के अंदर, और ये हरा देता है चौहान रूलर पृथ्वीराज थ्री को। ठीक है, नाउ सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। इसका दूसरा पार्ट कुछ ही देर में मैं अपलोड कर रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।